नमस्ते सर। आगे रक्षिता। यस सर। जी सर। बोलो। बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे कि बुद्धि है क्या। इसके बारे में लंबी चर्चा हो चुकी है और पिछले कक्षाओं से ये पता चल गया है कि जो बुद्धि है वो या तो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर समायोजन की योग्यता है, या फिर बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। तीन खास चीजें हैं बुद्धि में। या तो सीखने की योग्यता, कुछ कई मनोवैज्ञानिक सीखने की योग्यता पर बुद्धि की परिभाषा करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उनकी ये कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह समायोजन की क्षमता है। समायोजन, सीखना और अमूर्त चिंतन की योग्यता, मोटे मोटे तौर पे तीन बातें ये बुद्धि से के संबंध में कही जाती है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और पिछली बार जब हम बुद्धि के मापन के बारे में बात करने वाले थे, तो उसमें जब बुद्धि के मापन पर हम चर्चा करते हैं, तो इसके बाद आगे आने वाले समय में हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे। जैसे लंबाई को मीटर से नापते हैं, वजन को किलोग्राम से नापते हैं, तौलते हैं, वैसे ही बुद्धि को भी हम मीजर जब करते हैं तो बुद्धि के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं बुद्धि लब्धि, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ। तो ये IQ का कॉन्सेप्ट आया। इसके पहले बुद्धि के मापने की प्रोसेस जब शुरू हुई, तो बुद्धि का जो मापन है वह शुरू में ऐसे IQ की तरह से बुद्धि को नहीं नापते थे। तो कैसे नापते थे? बहुत से मनोवैज्ञानिकों का यह कहना था बहुत से मनोवैज्ञानिकों का शुरू में, अब उस दिन मैंने बताया था तुमको कि लेवेटर एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने चेहरे की आकृति को देखकर बुद्धि के मापन की कोशिश की कि जैसे 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 व्यक्ति का चेहरा होगा वैसे वैसे उसकी बुद्धि होगी। मतलब चेहरा देखेंगे तो किसी का चेहरा देखेंगे और उसके बारे में अनुमान लगा लेंगे। तुम लोग भी इस पर पिछले टर्न पे कह रहे थे कि हम किसी को देख के भी उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कई बार ये होता है, कुछ हमें लगता है, ध्यान आ रहा है कि रक्षिता ये बोल रही थी कि हम देख करके तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ उससे बात करके हम उसकी बुद्धि का अंदाज लगा लेंगे। बुद्धि के मापन की जो मतलब हिस्ट्री है उसमें यह है कि लेवेटर ने तो ये कहा कि हम चेहरे को देख के बुद्धि को अंदाज सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक गाल हुए, गाल ने कहा कि सिर का आकार जो होता है वह बुद्धि के बारे में अंदाज लगाने के लिए काफी होता है। तो भारत में भी मजाक मजाक में कुछ चीजें ऐसी कह दी जाती हैं जिसमें ये लगता है कि जो पैर है, पैर अगर किसी का बड़ा है तो वो गंवार होगा, सिर अगर बड़ा है तो वो बुद्धिमान होगा, या इस तरह से चीजें होती हैं कि खोपड़ी, अगर आपकी खोपड़ी अगर विशाल है तो आपके पास बुद्धि की भी विशाल है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम ये कहें कि यही सही है ना। इसके अलावा तमाम और भी चीजें आई भारत के। अगर उसमें देखें तो भारत में कुछ ऐसे श्लोक बना दिए गए हैं, भारत के तमाम साहित्य में ऐसे श्लोक बना दिए गए हैं कि उसमें एक श्लोक इस तरह का बना है कि उसका हिंदी हम तुमको बताएं कि बड़े दांत वाले जो लोग होते हैं वो शायद ही मूर्ख होते हैं। मतलब उसमें श्लोक ये कहता है कि जिनके पास दांत बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े दांत वाले होते हैं, वो ज्यादातर लोग बुद्धिमान ही होते हैं। तो इसका मतलब चेहरे को, शरीर को देख करके हम अंदाज सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या नहीं है। जब बुद्धि लब्धि नहीं थी तो ये सब था, इस तरह की बातें थी,
इस तरह की चर्चाएं करते थे लोग, और ये बताने की कोशिश करते थे कि बुद्धि हम चेहरे को देख के, उसके सिर को देख करके, उसके अन्य चीजों को देख करके हम कर सकते हैं। लेकिन और भी जो आगे का प्रयास चला तो उसमें शरीर को शामिल कर लिया, चेहरे का, सिर का, और इसके अलावा दांत को, और धीरे धीरे करके शरीर के पूरे बनावट को भी क्लियर वो उसी में जोड़ लिया, और ये कोशिश किया। क्या आवाज नहीं जा रही है क्या मीनू? सर आ रही है। अभी नहीं जा रही थी? सर अब भी नहीं आ रही थी। अच्छा, तो जो हमने बताया वो सब तुम लोग सुन नहीं पाए? नो जी सर। सर, आवाज आ रही थी। सर मेरे में नहीं आ रही थी। तो तुमने क्या सुना रक्षिता? अगर आवाज आ रही थी तुमने सुना क्या? सर ये कि पहले जब बुद्धि लब्धि नहीं था कि इसको कैसे नापेंगे, तो पहले के बताते थे कि जिस प्रकार हमारे सर की आकृति होगी, जैसे विशाल सर होगा तो उसके पास बुद्धि ज्यादा होगी, अगर दांत बड़े हैं तो शायद ही कोई मूर्ख हो। सर यही सब आप बता रहे थे। हाँ, इसका मतलब कि तुम्हारे दांत तो नॉर्मल है, तुम बुद्धिमान नहीं होगी, क्या माना जाए? दांत से कोई पता नहीं कर सकता कि कौन बुद्धिमान है कौन नहीं। तो ये कोई पक्का चीज नहीं है, मतलब ये तुम लोग ये सोचो कि ये तो एक तुक्का था, इसको कोई हम वैज्ञानिक आधार नहीं कह सकते। ठीक है, सेंगविन ने कहा कि मंद बुद्धि लोगों के लिए जो पहला क्रियात्मक परीक्षण था, शुरू में एक सेंगविन एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कोशिश किया पहले कुछ साइंटिफिक बनाने का। तो सेंगविन ने पहले जो कम आईक्यू वाले लोग थे, जो मतलब थोड़ा सा कुछ देर में सीख पाते थे, ऐसे लोगों के लिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण शुरू में किया था। लेकिन ये उनका प्रयास जो है मनोविज्ञान की कक्षाओं में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। एक और भी मनोवैज्ञानिक हुए फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने शारीरिक संरचना के अंगों के आधार पर बुद्धि का बहुत विशाल अध्ययन किया, लेकिन इसका भी कोई विशेष वो नहीं आ पाया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो 1905 में हुआ। ये तुम लोगों के लिए महत्वपूर्ण डेट है। मीनू, तुम आवाज सुन पा रही हो? मीनू, तुम्हें आवाज मेरी पहुंच रही है? सर अब आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हुआ वो 1905 में हुआ। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कुछ तो बताओ कि किसके द्वारा किया गया ये प्रयास? अमित, बुद्धि परीक्षण। वेरी गुड, शाबाश, ऐसा बहुत बढ़िया। अल्फ्रेड बिने और साइमन, फ्रांस के थे ये लोग। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने, बिने साइमन परीक्षण भी इनको कहते हैं। तो बिने साइमन ने, अल्फ्रेड बिने एक मनोवैज्ञानिक हुए और एक साइमन फ्रांस के, इन लोगों ने पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो कि फ्रांस की भाषा जो फ्रेंच है उसमें था, फ्रेंच भाषा में था। और यह वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था, मतलब अलग अलग लोगों का बुद्धि का परीक्षण हम इससे करते थे, अलग अलग लोगों के बुद्धि का परीक्षण इससे हम करते थे। और अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। ठीक है, नोट करना चाहिए तो नोट कर लो। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। और इस परीक्षण में कुल 30 पद थे, 30 क्वेश्चन थे। और इसको जो शुरू में जो परीक्षण बनाया इन्होंने, वो 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए था। प्रारंभिक जो बुद्धि परीक्षण बनाया 1905 में बनाया, और वो 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए था। और 1908 में इसका संशोधन किया गया, 1911 में इसको और भी संशोधन किया गया। और यहाँ पर जब 1911 में संशोधन हुआ, तो यहीं पर सबसे पहले जो बुद्धि है, बुद्धि के लिए एक बुद्धि के
मापन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि का शब्द का प्रयोग 1911 में पहली बार किया गया। हालांकि बुद्धि परीक्षण बन गया था, लेकिन 1911 में मानसिक आयु की बात की गई कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट क्लियर निकला कि है क्या ये मानसिक आयु। एक सामान्य आयु होती है जिसको कहते हैं शारीरिक आयु, और एक दूसरी तरह की आयु होती है उसको कहते हैं मानसिक आयु। तो मानसिक आयु क्या है इसको समझना जरूरी है, मानसिक आयु को समझना जरूरी है। मानसिक आयु और इसके अलावा नॉर्मल आयु। नॉर्मल आयु क्या है, कोई बता सकता है? नॉर्मल आयु नहीं जानते तुम लोग? सर जितनी हमारी उम्र होती है वास्तव में, जैसे 18 साल या 19 साल जितनी हमारी उम्र होगी उसको कहते हैं। हाँ, लड़कियों को अपनी उम्र पता नहीं रहती है ज्यादातर। उसी का तो नॉर्मल आयु या वास्तविक आयु एक ही तो होता है। नॉर्मल आयु या वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज सब एक ही शब्द है। क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज या नॉर्मल एज वह एज जो जन्म से लेकर अब तक को वर्षों में, महीनों में और दिनों में नापती है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो उम्र है वह जो उसकी उम्र होती है वही उसकी मानसिक आयु, शारीरिक आयु होती है। जितनी भी जन्म के बाद जितना भी समय वो इस संसार में बिताता है उस समय पीरियड को ही हम उसकी सामान्य आयु कहते हैं। ठीक है। और यह जो सामान्य आयु का कॉन्सेप्ट है ये तो सभी लोग जानते हैं कि हर किसी की कोई ना कोई आयु होती है, लेकिन मानसिक आयु का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई जानता है? यस सर। बताओ सर, मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता बताती है। कैसे? सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जो बुद्धि लब्धि होते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि अभी हम बुद्धि लब्धि तक नहीं पहुंच पाए हैं सर। जैसे कि बुद्धि लब्धि पहुंचे नहीं, अभी हम मानसिक आयु पर अटके हुए हैं। यस सर। तो सर जैसे मानसिक आयु हमें पता करनी है, हमें ये इसके पास कितना है कितना नहीं है, तो सर हम मानसिक आयु बिना बुद्धि लब्धि निकाले सर नहीं पता कर पाएंगे। मानसिक आयु निकाले बिना बुद्धि लब्धि हम नहीं निकाल पाएंगे। यस सर। तो मानसिक आयु होती क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। सर जो बालक की सामान्य योग्यता बताती है कि बालक कितना एक्टिव है कितना नहीं है। कैसे निकालते हैं इसको, मानसिक आयु की गणना? तुम अपनी मानसिक आयु की गणना कैसे करोगे? सर क्लियर नहीं है। हाँ, ये बात है। अब तुमने सही बात कही। अब आपको क्लियर नहीं है। मीनू तुम बताओ, तुमको शायद क्लियर है, तुम हाथ उठा रही थी। आयशा तुम जानती हो कुछ? नहीं पता सर, ये वाले में तो पहले से हम कंफ्यूज थे। हम आपसे पूछना चाहते थे कि कैसे पता करेंगे किसी के मानसिक आयु से, अपने अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही। ये अगर तुम जानना चाहते हो कि मानसिक आयु क्या है, ये हम किसी से पूछ के जानना चाहें तभी इसको जनाया जा सकता है, तभी इसको बताया जा सकता है। अगर आपको ये जानने की इच्छा है तो, अगर आपको जानने की इच्छा नहीं है तो फिर आप आज जानेंगे कल भूल जाएंगे। इसको जानिए ये क्या है। एक तो ये है कि हम जब विनय साइमन का परीक्षण की बात हम करते हैं 1905 में, फिर 1908 में और 1911 में। 1911 में सबसे पहली बार इसको जो है ये शब्द इस्तेमाल किया गया, मानसिक आयु। तो जो मानसिक आयु है
वह शारीरिक या क्रोनोलॉजिकल एज की तुलना में एक अलग कॉन्सेप्ट है। यह माना जाता है कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा 5 साल की अवस्था में इतना कुछ जान जाएगा, ये एक उम्मीद की जाती है उससे। ये सवाल गणित का कर लेगा, ये भाषा सीख जाएगा, ये एक्टिविटीज सीख जाएगा, इस तरह की चीजें ये सीख जाएगा, ऐसा माना जाता है। कक्षा 1 के बच्चे से हम कुछ उम्मीद करते हैं, कक्षा 1 के बच्चे से हम कुछ उम्मीद करते हैं, कक्षा इसी तरह से जब अगली कक्षा में पहुंचता है तो उससे कुछ उम्मीद करते हैं, और कक्षा 10 के बच्चे से कुछ अलग ज्यादा उम्मीद करते हैं। तुम लोग अभी तो बीए सेकेंड ईयर में हो, और जब इसके आगे भी पढ़ाई करना होगा, एमए में जब जाओगी, तो उस समय तुम्हें पढ़ाया जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी 4 स्टेजेज होती हैं, सीखने की 4 स्टेजेज होती हैं। एक स्टेज उसकी होती है जब जन्म से लेकर 2 साल का होता है वो। तो जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था में वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और यहाँ तक कि वह अपने आसपास की चीज़ों के अलावा दुनिया में और कुछ है भी ये नहीं जानता। मतलब उसको जिस कमरे में वो रहता है, उस कमरे में और उसकी माँ और उस पूरे वातावरण जिसमें वो रहता है, उस वातावरण के अलावा भी दुनिया है, इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है 2 साल के बच्चे को। अब 2 साल के बच्चे से अगर कोई मिले और उस 2 साल का बच्चा इशारों में, चूंकि बोल पाएगा नहीं, भाषा उसकी उतनी डेवलप नहीं होगी, लेकिन इशारों में अगर वो तमाम ऐसी चीज बताने लगे जो सामान्य रूप से तुम लोगों को लगे कि अरे ये 2 साल के बच्चे को इसका इस तरह से ज्ञान कैसे है, तमाम चीजें ऐसी बताने लगे जो तुम्हें अचंभित कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो शारीरिक आयु है, उस शारीरिक आयु से ज्यादा वो कुछ कर पा रही है, ज्यादा वो कुछ कर पा रहा है। ऐसे ही अगर कक्षा 10 के बच्चे से अगर तुम जितनी उम्मीद करते हो, उस उम्मीद से कुछ ज्यादा वो कर रहा है, और वो ऐसा कुछ कर रहा है जैसे कक्षा 6, 7, 8 का बच्चा हो, उसको गुणा भाग जोड़ घटाना मुंह पे जवानी रटा हो, उसको जैसे ही कोई सवाल दो फटाफट लगा दे, जो कि कक्षा 9, 10 का बच्चा भी ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन उसको 6, 7 का बच्चा अगर अच्छे से कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो है तो छोटा, लेकिन उसका दिमाग बड़ा हो चुका है। समझो इस बात को, है छोटा लेकिन उसका मस्तिष्क जो है बड़ा हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी शारीरिक आयु से ज्यादा उसकी मानसिक आयु हो गई है। मतलब उसका जो ब्रेन है वह इस एज में जितना डेवलप होना चाहिए, उस एज की तुलना में वह ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो इस आधार पर हम उसकी मानसिक आयु की गणना कर लेते हैं कि वह वास्तव में जितना बड़ा है उससे ज्यादा उसका मस्तिष्क विकसित हो चुका है। अब इसके लिए ये एक आसान काम नहीं है। तुम लोग सोचो जरा कि ये कैसे हो सकता है, किसी की मानसिक आयु कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कैसे निकाल सकते हैं मानसिक आयु को? ऐसा सुन रही हो? जी सर। सोचो जरा कैसे मानसिक आयु किसी की जान सकते हैं हम। मानसिक आयु क्या है ये तो समझ गए होगे तुम लोग कि मानसिक आयु जब विद्यार्थी कोई भी है, जैसे 10 साल का कोई बच्चा है, और 10 साल का जो बच्चा है वह 10 साल की उम्मीदों से ज्यादा कर रहा है, 11 साल वाले जैसे की उम्मीदों के आधार पर उसके क्रियाकलाप हैं, या 12 साल जैसे के वाले की क्रियाकलाप हैं, या 15 साल वाले की तरह के क्रियाकलाप हैं, तो उसका जो शारीरिक आयु है वो तो हम 10 साल मानेंगे, लेकिन उसकी मानसिक आयु 10 साल नहीं मानेंगे, बल्कि उसकी मानसिक आयु हम 15 साल मानेंगे। तो इसको कैसे निकालते होंगे हम, क्या पैमाना होता होगा? रक्षिता
क्या पैमाना होता होगा इसका? कैसे निकालने की कोशिश करते होंगे? तुम चली गई कहीं क्या नाश्ता वास्ता करने? नहीं सर, है सर, सोच रहे हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो सर इसको। पहले हमें इसका सूत्र जानना होगा। हाँ, क्या जानना होगा बेटा? सूत्र जानना होगा। सूत्र की बात तो बाद में आएगी, जब मानसिक आयु निकल आएगा तब सूत्र में लगाएंगे। मानसिक आयु जान जाएंगे तब सूत्र में लगाएंगे। तुम लोग आपस में सोचो और डिस्कस करो, तब तक मैं एक जरूरी फोन अटेंड कर लूं। रक्षिता, हेलो, हाँ कुछ समझ में आया? हाँ, मानसिक आयु तो पता चल गई क्या होती है। हम्म, क्या हुआ, तुम लोग कुछ डिस्कस किए? सर उसकी बुद्धि परीक्षा लेके। ये वेरी गुड। बुद्धि परीक्षण का काम ही यही है। बस यही समझ लो कि बुद्धि परीक्षण का काम मानसिक आयु की गणना करना ही है। मानसिक आयु की गणना अगर हो गई तो आईक्यू निकल आएगा, क्योंकि शारीरिक आयु तो निकालना बहुत आसान है। शारीरिक आयु में तो कोई पूछा ही नहीं है। ठीक है। अब समस्या ये है कि मानसिक आयु निकालेंगे कैसे, यहां पर ये प्रश्न आ गया। ऐसा समझ में आई बात कि बुद्धि परीक्षण का काम क्या है? बुद्धि, अच्छा ये बताओ तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे बीए में, ये कैसे पता चलेगा? पहले से कैसे पता होगा? जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही नंबर मिलेंगे। जितना पढ़ोगी जितना लिखोगी उतना सर, नंबर अभी पाओगी। से कैसे पता? तो जितना पढ़ोगी लिखोगी उतना नंबर मिल जाएगा, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत है? नहीं सर, ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से नहीं नंबर मिलेंगे। मिलेंगे? कहाँ से गिरेंगे नंबर आके? कैसे नंबर मिलते हैं? सर कॉपी चेक करते हैं कहाँ कॉपी चेक होती है? किस चीज की स्कूल कॉपी? में। जो हम लोग कॉपी चेक करते सर, हैं। सर जो आंसर बुक होती है उसी में नंबर मिलते हैं। तो आंसर बुक, हम कोई सवाल तुमसे बोल दें और तुमसे कह दें कि इसका जवाब दो, तो वही जो सवाल का जवाब होगा उसी से नंबर मिलता है। जी सर। मतलब हम तुमको नो सर। कोई सवाल पूछे, उसका जवाब तुमसे ले लें, बस वही हो गया, उतना ही काम है बस। सर एग्जाम होता है तो एक प्रकार का बुद्धि अरे परीक्षा ही तो है। अरे देवी जी, यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि परीक्षा ली जाती है तुम्हारी, क्या ली जाती है? परीक्षा ली परीक्षा जाती है। लिया था। तो परीक्षा में तुम्हारा जो प्रदर्शन होता है वह तुम्हें कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। ठीक है अमित, समझ रहे हो? परीक्षा में तुम लोगों को सवालों के जवाब लिखने होते हैं, तभी तो नंबर मिलेंगे।
अमित सुन नहीं रहे हो? ये ऑनलाइन पढ़ाने में यही सब दिक्कतें हैं। हम आपसे आपके सवालों के जवाब नहीं ले सकते। अच्छा, आप तुम लोगों को अपने अपने इस वीडियो भी ऑन कर लो। पता नहीं तुम कर कुछ रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ और कर रहे हो। हमें अब हमको तुम लोगों को देखना भी है। तुम लोग ऐसा नहीं कि फोन लगा के बैठ जाए। फोन लगा के कोई खाना बनाने लगा, कोई खेलने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। अब हम पढ़ रहे हैं सर, खेल नहीं रहे। खेल नहीं रही है। हाँ, तुम तो हो, तुम तो लगातार हो। रक्षिता भी है। अमित को मैं कोशिश कर रहा हूँ, अमित गायब है। तो जब भी कोई सवाल मैं पूछूं, आप अपना वीडियो ऑन करके तब जवाब दिया करो, ठीक है? दिखा भी करो, जवाब देते हुए दिखा भी करो। चलो, अच्छी बात है। फिर से मैं बताता हूं तुम्हें कि जब तुम परीक्षा देते हो तो परीक्षा देने के परीक्षा कोई देता है। किसी को मिलते हैं ऐसा 100 में से 80 नंबर, और किसी को मिलते हैं 100 में से 0 नंबर। तो जो 100 में 0 नंबर पाता है वह ज्यादा बुद्धिमान होता है। सर वह कम बुद्धिमान होता है। और जो 100 में 100 नंबर पाता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। हाँ। अच्छा, ये बताओ जरा सोनी, तुम ये बताना कि अगर हम किसी को बीए पार्ट 1 में बीए पार्ट 3 का पेपर दे दें और उसमें वो 100 नंबर पा जाए तो कितना बुद्धिमान होगा वो? सर वो बुद्धिमान तो होगा, पर सर उसके पढ़ाई के ऊपर होगा, वो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मैच करते रहते हैं। रक्षिता बताओ, अगर कोई बीए पार्ट 1 का विद्यार्थी हो, उसको हम एमए का पेपर दे दें और एमए में भी वो बढ़िया कर जाए, तो उसको जो है कितना क्या मानेंगे? उसको बुद्धिमान मानेंगे कि बेवकूफ मानेंगे? सर फिर तो वो जीनियस होगा। जीनियस हो जाएगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो विद्यार्थियों परीक्षण है हमारा, बुद्धि का जो परीक्षण है वो एक तरह की परीक्षा है। वह क्या है? एक तरह की परीक्षा है, एग्जाम है वो, एक तरह का एग्जाम है। आपसे, बच्चों से, 18 साल से कम उम्र के बच्चों से हम एक क्वेश्चन पेपर देते हैं। क्वेश्चन पेपर दे करके हम उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहते हैं, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हम उसको चेक करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जैसे 50 प्रश्नों की कोई क्वेश्चन पेपर है, तो 50 प्रश्नों के पेपर को हम ये कहते हैं कि तुम इसको 10 मिनट के अंदर करो। तो अगर कोई बच्चा 10 मिनट के अंदर 50 प्रश्नों को हल कर रहा है, तो वह, हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में ये रखते हैं कि अगर 10 साल का जो बच्चा है उसने 10 मिनट के अंदर इन 50 सवालों में से 40 किए तो उसकी मानसिक आयु इतनी होगी। 40 सवाल सही किए तो। अगर कोई 11 साल, जैसे कोई 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल वाले बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वह 10 मिनट में 30 सवाल करेगा। तो अगर 12 साल का बच्चा 10 मिनट में 30 प्रश्न सही कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु भी 12 साल होगी। लेकिन अगर 30 सवाल से ज्यादा कर रहा है, हमारी अपेक्षा 30 सवाल करने की थी, लेकिन वो 10 मिनट में 30 सवाल से ज्यादा कर रहा है, 30 सवाल से ज्यादा कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 12 साल से ज्यादा होगी। 12 साल 3 महीने हो सकती है, 12 साल 6 महीने हो सकती है। उसके लिए जो परीक्षण होते हैं, जैसे विनय साइमन ने जो परीक्षण बनाया, वो परीक्षण, जो भी परीक्षण बनाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने जैसे हम ये डिसाइड कर देते हैं कि 10 सवाल करने वाले की इतनी बुद्धि होगी, लेकिन उसकी उम्र भी क्या होगी यह भी देखा जाता है। जैसे 8 साल के बच्चे से हम 10 सवाल की उम्मीद करते हैं, 9 साल के बच्चे से हम 12 सवाल करने की उम्मीद करते हैं, 12 साल के बच्चे से हम 20 सवाल करने की उम्मीद करते हैं, 13 साल के बच्चे से और ज्यादा सवाल करने की उम्मीद करते हैं। तो जो उसकी शारीरिक आयु है,
शारीरिक आयु की के हिसाब से उसके सवाल करने के क्राइटेरिया को हम फिक्स कर देते हैं। तो अगर अपनी उम्र के सवाल करने के निर्धारित मापदंड से वो ज्यादा प्रश्न करता है तो उसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल से ये देख लेते हैं कि अगर वो 12 साल के बच्चे ने 10 मिनट में इतने प्रश्न कर दिए तो उसकी मानसिक आयु इतनी होगी। तो उसी टेबल से देख के हम उसकी मानसिक आयु की गणना कर लेते हैं। अब ये है कि अब मेरे पास उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे उसको समझाने की कोशिश करता। कभी कॉलेज खुलेगा तो मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसको शायद समझ गए होगे। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि मानसिक आयु की गणना करने में कोई समस्या आ रही है तो बताओ। ऐसा समझी तुम? जी सर। सर जैसे अगर किसी समझ में तो आ गया मगर पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो। जी सर। तुम सवाल के मतलब कोई सवाल तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, कुछ मतलब ऐसे लग रहा हो कि ये पूछना चाहिए तो पूछ लो, संकोच नहीं करो। सर समझ में तो आ गया जो आपने बताया, मगर जैसे अगर हम इसको करेंगे किसी की हमें या अपनी ही अगर मानसिक आय निकालनी है तो हाँ, सर हम उसको कैसे निकालें? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल पूछी। अच्छा, तुमको अगर मानसिक आय तुम्हारी निकालनी है तो एक तुम्हें मिलेगी बुकलेट हम तुमको देंगे, उसका नाम होगा बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण में 50 सवाल होंगे। 50 सवाल तुमसे कहूंगा कि इसको तुम 10 मिनट के अंदर करो, ठीक है? तुम उस क्वेश्चन पेपर को पहले कभी नहीं देखी रहोगी, सीधे तुम्हें मिलेगा और तुमसे कहा जाएगा 10 मिनट में इसको तुरंत करके दो। तो अब सामान्य सी बात है कि 50 प्रश्न 10 मिनट में तुम कैसे करोगी, लेकिन जल्दी जल्दी तुम करने की कोशिश करना शुरू कर दोगी। अब तुम अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए 50 सवालों को जल्दी जल्दी 10 मिनट में जितना भी कर पाओगी करके मुझे जमा कर दोगी। उसमें सवाल कैसे होंगे? सवाल ऐसे ही होंगे, रीजनिंग जैसे सवाल। जैसे उसमें रहेगा एक सीरीज रहेगी, 1 2 4 8, क्या संख्या रहेगी उसमें? 1 2 4 8। अब अगला स्थान खाली रहेगा, तुमसे कहा जाएगा इसमें अगले स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 16। तो इस तरह के सवालों से 50 क्वेश्चन भरे होंगे। तो तुमको फटाफट, जैसे तुम ये एक सवाल हो सकता है, आलू बैगन गोभी आम, इसमें अलग छांटिए। तो अब आलू भी सब्जी है, गोभी भी सब्जी है, बैगन भी सब्जी है, लेकिन आम सब्जी नहीं, तो तुम आम उसको छांट लोगी। तो मतलब इस तरह के जो सरल से सवाल हैं वो सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे। तो 50 प्रश्न फटाफट तुम जितनी जल्दी दिमाग लगा के कर पाओगी फटाफट करके रख दोगी। तो 10 मिनट बाद हम तुमसे कॉपी ले लेंगे और फिर ये देखेंगे कि तुमने 10 मिनट में कितने प्रश्न किए। मान लेते हैं कि तुम्हारी उम्र 16 साल है, तो तुम 16 साल की हो, तुम्हारी शारीरिक आयु कितनी हो गई? 16 साल, ठीक है? तो अब हमारे पास एक उसी परीक्षण का एक पहले से ही छपाया एक कागज होगा। उस कागज में लिखा होगा कि 16 साल लिखा होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 19 साल 18 साल तक का लिखा रहेगा उसमें कि जिसकी उम्र 18 साल है वह कितना क्वेश्चन करेगा तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। जैसे 10 प्रश्न तुमने किया, 10 मिनट में तुमने 15 क्वेश्चन कर दिया, 50 में से 15 कर दिया, तो उसमें 16 साल की जो शारीरिक आयु के सामने आगे लिखा रहेगा प्रश्न कितना किया। तो उसमें लिखा रहेगा 1 प्रश्न 2 प्रश्न 4 प्रश्न 10 प्रश्न 15 प्रश्न 16 प्रश्न। तो अगर तुमने 15 प्रश्न किया तो 15 के सामने लिखा रहेगा 15 साल 6 महीना। उसी बुकलेट में लिखा रहेगा, मानसिक आयु ऊपर लिखी रहेगी 15 साल 6 महीना। और अगर तुमने 15 की जगह 16 सवाल किया तो लिखा रहेगा 16 साल, तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 16 साल। अगर तुमने 20 प्रश्न किया तो मानसिक आयु लिखी रहेगी 20 साल। तो तुम्हारी मानसिक आयु उसी बुकलेट से जानकारी होगी।
तुमने जितने प्रश्न किए उस प्रश्न को देखते हुए तुम्हारी मानसिक आयु का पता चल जाएगा। समझी? जी सर। जैसे तुमने मान लो तुमने 10 मिनट में 20 प्रश्न किए, तो तुम टेबल में लिखा रहेगा कि एक प्रश्न करने वाले की मानसिक आयु कितनी है, एक प्रश्न करने वाले की मानसिक आयु होगी 6 महीना 4 साल 5 महीना या 4 साल 6 महीना। अब पता चला एक प्रश्न ही उसने किया, तो ये मानसिक आयु उसकी क्या हो गई, 4 साल 6 महीना, मतलब 4.5 साल। अगर 2 क्वेश्चन कर दिया तो फिर हो गया उसका, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो तुमने अगर 20 प्रश्न किए हैं तो तुम्हारे सामने वो 20 प्रश्न के सामने लिखा रहेगा मानसिक आयु, तो वो मानसिक आयु तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि तुमने उस बुकलेट में 20 प्रश्न किए हैं। तो तुम्हारी मानसिक आयु वो हो जाएगी और शारीरिक आयु तुम्हारी 15 साल है। तो सूत्र में जब रखोगे IQ बराबर क्या होता है सूत्र,